प्रिय विद्यार्थियों, मैं अमित कुमार शर्मा आरजेसी ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हम आज जीव विज्ञान विषय के सन 2015 के हमारे जेट प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रीवियस ईयर के पेपर पर विस्तृत चर्चा करेंगे, जो कि भविष्य में होने वाली जेट, आईसीआर, बीएचयू जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। जरा देखें, हमारे सामने इस समय पहला प्रश्न जो है वो ऐसा है कि एल्डोसल्फान निम्न में से है। प्रिय बच्चों, एल्डोसल्फान ये एक रसायन है और ये ऐसा रसायन है जो कि किसी ना किसी रूप में हमें कृषि में उत्पादकता को बढ़ाने में उपयोगिता साबित करता है। अब जरा देखिए ये एल्डोसल्फान है क्या। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है खरपतवारनाशी। जरा मैं आपको बता दूं कि खरपतवारनाशी कौन कौन से हैं। खरपतवारनाशियों की बात करें तो खरपतवारनाशी के रूप में बच्चों आपने देखा होगा, सुना होगा, एक आपने सुना 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। आपने सुना होगा 2,4,5-T 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये बहुत प्रसिद्ध खरपतवारनाशी है जो कि ऑक्सीजन के व्युत्पन्न भी कहलाते हैं। इसी के साथ अपन दूसरी बात करें कीटनाशी। कीटनाशी कौन होते हैं? ऐसे रसायन जो कीटों को नष्ट कर देते हो कीटनाशी कहलाते हैं। और इस कीटनाशी में एक फेमस एग्जाम्पल आपने सुना होगा एल्डोसल्फान। इसी के साथ आप ऑप्शन नंबर 3 पे चलें, कृंतकनाशी। कृंतकनाशी वे रसायन जो चूहों को नष्ट कर देते हो, कृंतकनाशी। इस सीरीज में हमने सुना होगा जिंक फास्फाइड, जिंक फास्फाइड और शाकनाशी। शाकनाशी की सीरीज में आपने सुना होगा ग्लाइफोसेट। प्रश्न तो एक है, लेकिन विकल्पों को ध्यान में रखते हुए हम सभी विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं। खरपतवारनाशी के रूप में 2,4-D 2,4,5-T, कीटनाशी में एल्डोसल्फान, कृंतकनाशी में जिंक फास्फाइड और शाकनाशी में ग्लाइफोसेट। अब जरा गौर करें, प्रश्न पूछा हमसे एल्डोसल्फान किस सीरीज में आता है। तो एल्डोसल्फान की बात करें तो एल्डोसल्फान वास्तव में कहाँ आ रहा है? कीटनाशी में। इसलिए हमारे लिए सही विकल्प क्या होगा? कीटनाशी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलें। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। विटामिन आप लोगों ने सुने होंगे, विटामिन से अक्सर किसी ना किसी परीक्षा में प्रश्न जरूर आता रहता है। निम्न में से कौन सी विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है? देखो प्यारे बच्चों, अपन को क्या पूछा गया है? विटामिन ए। विटामिन ए, जरा देखें कि सर विटामिन ए किस किस में पाया जाता है। लेकिन एक चीज और देखें, इसमें कह रहा है कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत। इसका मतलब ये कह रहा है कि विटामिन ए सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है। चेक करें। सेब की बात करें, सेब में विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है बेटा? विटामिन सी। हम बात करें गाजर, गाजर में क्या पाया जाता है? गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, जिसे रेटिनॉल कहते हैं। शहद की बात करें तो शहद में भी विटामिन ए और विटामिन डी पाया जाता है। और मूंगफली की बात करें तो मूंगफली के अंदर विटामिन B6 और विटामिन ई पाया जाता है। तो देखो विद्यार्थियों, हमसे प्रश्न पूछा गया कि विटामिन ए का सोर्स है, तो विटामिन ए के स्रोत की बात करें तो विटामिन ए के स्रोत में विकल्प संख्या ए गलत है और विकल्प संख्या डी भी गलत है। अब रही बात कि विकल्प संख्या हमारे सामने 2 आ रहे हैं। अब विकल्प 2 है तो इनमें 2 में भी छांटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या पूछा? बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो आपको यही पता होगा कि विटामिन ए शहद की तुलना में गाजर में अधिक पाया जाता है। इसलिए सही विकल्प हमारा होगा विटामिन ए का सर्वोत्तम सोर्स गाजर माना जाएगा।
अगली हम बात करें, प्रश्न संख्या 3 पे पहुंचते हैं। तो बच्चों जो तीसरा प्रश्न है, इस प्रश्न को देखें। श्वसनीय सतह पर ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय निम्न के द्वारा होता है। जरा प्रश्न को समझने की कोशिश करें। प्रश्न ये कह रहा है कि श्वसनीय सतह किसे कहते हैं? फेफड़े से CO2 और O2 का लेन देन कौन से विधि से होता है? तो देखो बेटा, CO2 और O2 का लेन देन ये एक आंशिक दाब पर आधारित क्रिया है, और आंशिक दाब पर किसी भी प्रकार से लेन देन होता है तो इस प्रकार की विधि को विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण। इसका मतलब यहाँ पर सही आंसर आएगा विसरण, जो कि आप लोगों को याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जेट में कई बार आया है, ICR में बहुत बार प्रश्न आ चुका है, और मैं आपसे फिर आपसे कहूँगा कि आप इस प्रश्न को विशेष रूप से ध्यान दे चलें। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी भक्षक कोशिकाएं नहीं हैं? बच्चों एक शब्द आ रहा है, कौन सी भक्षक कोशिकाएं। ये भक्षक कोशिकाएं किसे कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं फैगोसाइटिक सेल। ऐसी कोशिकाएं जो किसी बाह्य घटकों का भक्षण कर लेती हो, किसी विशेष प्रकार के हानिकारक घटकों का भक्षण कर लेती हो, ऐसी सतह या ऐसी संरचनाएं भक्षक कोशिकाएं कहलाती हैं। अब जरा चेक करें कि कौन सी भक्षक नहीं है। मोनोसाइट, ये रक्त में मिलने वाली वो WBC है जो विशेष रूप से रोगजनक मीन्स जो रोग पैदा करते हो, जैसे जीवाणु, विषाणु इत्यादि का सीधे से तौर पर भक्षण कर लेती है। ये भक्षक कोशिकाएं हैं। ये क्या है? हैं, एक प्रकार से हैं। दूसरी बात हम बात कर रहे हैं लिम्फोसाइट भक्षक कोशिकाएं नहीं होती। ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाकर प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने का काम करती हैं, अर्थात हमारे शरीर में प्रतिरक्षा देने का काम करती, इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है। इसका मतलब ये भक्षाणु प्रकृति की कोशिका नहीं है। आगे चलें, न्यूट्रोफिल, ये भी भक्षक प्रकृति की कोशिकाएं हैं। एसिडोफिल, ये भी एक प्रकार की भक्षक कोशिकाएं हैं। लेकिन बच्चा एक बात देखें, आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया कौन सी भक्षक कोशिकाएं नहीं हैं। अधिकतर बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी भक्षक कोशिकाएं हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि नहीं है। तो आप देखो, पहला ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन में है, और जो हमारा ऑप्शन चौथा, जिसे अपन ऑप्शन डी के रूप में यहाँ दिखा रहे हैं, वो भी भक्षक कोशिकाओं को प्रदर्शित करता है। सही आंसर क्या होगा? इनमें सही आंसर है लिम्फोसाइट भक्षक प्रकृति की कोशिकाएं नहीं होती, अर्थात ये फैगोसिटिक नेचर की नहीं है। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम अगले प्रश्न पे चलते। हाँ बेटा, हमारे पास जो 5वां प्रश्न आपके सामने आया है वो ये है, स्पर्मियोजेनेसिस प्रक्रिया में शुक्राणु का निर्माण होता है। तो बेटा सभी लोग विशेष रूप से ध्यान दें, ये पहले पता करें कि सब स्पर्मियोजेनेसिस किसे कहते हैं, क्या होता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो जरा मैं आपको बताना चाहूँगा स्पर्मियोजेनेसिस होता क्या है। तो जरा गौर करें, आपको मैं स्पर्मियोजेनेसिस को समझाऊं उससे पहले आपको मैं युग्मक जनन में स्पर्मेटोजेनेसिस अर्थात शुक्र जनन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। देखो बेटा, ये हमारा वृषण है। क्या है ये? वृषण। ये वृषण में सेमिनिफेरस नलिका है। सेमिनिफेरस नलिका में ये एक विशेष प्रकार की कोशिका है, उसे कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की विशेष कोशिका, इसे कहते हैं PGC। ये जो PGC है, इस PGC में लगातार समसूत्री विभाजन होने से सैकड़ों की संख्या में द्विगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन द्विगुणित कोशिकाओं को हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। इस स्पर्मेटोगोनिया की बात करें, इस स्पर्मेटोगोनिया में अब होती है वृद्धि। वृद्धि होने से ये हो जाता है आकार में बड़ा, इसे कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना,
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अब अर्धसूत्रण सेकंड कौन सा होता है? अर्धसूत्रण फर्स्ट होगा पहले। तो अर्धसूत्रण फर्स्ट होने से दो कोशिकाएं बनेंगी N और N, जबकि ऊपर क्या था? ये सारी कोशिकाएं 2N थी। इसे कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब अच्छा, इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्रण सेकंड होगा, यहाँ हो रहा है अर्धसूत्रण सेकंड, जिसे कहते हैं मियोसिस सेकंड। अब प्रत्येक ये कोशिका छोटी छोटी कोशिकाओं का निर्माण करती है और सारी कोशिकाएं कैसी होती हैं? हैप्लोइड या अगुणित होती हैं। इन्हें कहते हैं स्पर्मेटिड। देखो बेटा, अभी तक आपने क्या देखा कि अपन ने यहाँ देखा स्पर्मेटोगोनिया से बना है स्पर्मेटिड। इस स्पर्मेटिड की बात करें, इस स्पर्मेटिड को अगर हम गौर करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की जो व्यवस्था थी इसे कहते थे गुणन प्रावस्था। ये कौन सी अवस्था थी? गुणन प्रावस्था। यहाँ की बात करें तो इसे कहते थे अपन वृद्धि प्रावस्था। और बेटा इसके बाद जब आगे की बात करें तो इसे कहते थे अपन परिपक्वन प्रावस्था। यह है परिपक्वन प्रावस्था। लेकिन बेटा अपन को क्या कह रहा है? शुक्राणु बनाने की बात कर रहा है। क्या शुक्राणु बना गया? नहीं। तो मैं आपसे फिर बात करना चाहूँगा कि जो मैं आपसे भी चर्चा कर रहा हूँ कि यहाँ तक की जो बात हुई, इस बात की करें कहाँ से? स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बना, इस जगह से लेकर इस जगह तक की जो बात करते हैं इसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन अब आपको पता होगा कि आगे हमारे इस स्पर्मेटिड से क्या बनता है? स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। अब बेटा आपने देखा कि यहां पर अब परिपक्वन प्रावस्था में जो स्पर्मेटिड बना, स्पर्मेटिड से बना शुक्राणु, इसे मैं कह रहा हूं स्पर्म। तो आप देखें स्पर्मेटिड से स्पर्म जो बना, इस घटना को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। तो आपको एक बात पता चली कि पीजीसी से समसूत्री विभाजन हुआ। यहाँ कौन सा हुआ? समसूत्रण हुआ। तो समसूत्रण से सैकड़ों की संख्या के अंदर स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ से स्पर्मेटोगोनिया वृद्धि प्रावस्था में गई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट के थ्रू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड आगे चलकर किसमें बदला? स्पर्म में। आपको जो प्रश्न पूछा गया है, इस प्रश्न को समझने के लिए कंप्लीट मुझे चार्ट बनाना पड़ा है। अब आप लोग समझदार हैं, देख सकते हैं। आप जरा गौर करें, स्पर्मियोजेनेसिस प्रक्रिया में शुक्राणु का निर्माण कहाँ से हुआ? आप बताएं। पहला ऑप्शन है स्पर्मेटिड से। स्पर्मियोजेनेसिस में शुक्राणु कहाँ से बन रहा है? स्पर्मेटिड से शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब हमारे लिए सही जो विकल्प है वो कौन सा है? ये वाला सही विकल्प ए होगा। अब विद्यार्थियों आप एक बात बताएं, कई लोग कहेंगे सब सेकंड कौन, बी क्यों नहीं हुआ, थर्ड सी क्यों नहीं हुआ, डी क्यों नहीं हुआ। अब हम बात करें बी क्यों नहीं हुआ। आप देखें, क्या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म बन रहा है? नहीं। क्या स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बन रहा है? नहीं। क्या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म बन रहा है? नहीं। अर्थात जो इस स्पर्म के नियरेस्ट एनास्टेज होगी उसी के लिए अपन कह सकते हैं कि सही आंसर क्या आएगा? स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की क्रिया स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। समझ में आ गया आप सभी बच्चों को? अब बेटा हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब एक शुक्राणु अंडे में प्रवेश करता है तो अन्य शुक्राणु का प्रवेश कैसे रुक जाता है? तो जरा गौर करें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारे पास अंड कोशिका है, ये हमारे पास शुक्राणु है। किसी भी एक अंड कोशिका को निषेचित करने के लिए, मानव की बात कर रहा हूं कि एक अंड कोशिका को निषेचित करने के लिए मानव के द्वारा
लगभग 3 से 4 करोड़ शुक्राणुओं का त्याग किया जाता है। अब ये शुक्राणु आते हैं, शुक्राणु अंडे के पास पहुँचे, आने के बाद क्या करते हैं, इसकी सतह से चिपक जाते हैं और इसके चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू करते हैं। एक जगह वो आती है या एक वो स्थान बनता है जहाँ से शुक्राणु भीतर की ओर प्रवेश कर जाता है। मान के चलें कि यही शुक्राणु था, ये धीरे से भीतर की ओर प्रवेश कर गया। जब ये शुक्राणु भीतर की ओर प्रवेश किया तो शुक्राणु के भीतर की ओर प्रवेश करते ही शुक्राणु के कोशिका द्रव्य में मिलने वाले गोल्जी काय भीतर की ओर एक झिल्ली का निर्माण कर देते हैं और ये जो झिल्ली होती है एक शुक्राणु के पश्चात पीछे से आने वाले शुक्राणु को भीतर जाने से रोक देती है, भीतर की ओर प्रवेश नहीं करने देती। इस झिल्ली को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं निषेचन झिल्ली। क्या कहते हैं इसको, निषेचन झिल्ली। और बेटा यही झिल्ली होती है जो एक से अधिक शुक्राणु को भीतर जाने से रोकती है, अर्थात ये मोर देन 1 स्पर्म को भीतर एंट्री नहीं करने देती। इस कारण से यहाँ पर एक अवस्था निर्मित होने से बच जाती है, उसे कहते हैं पॉलीस्पर्मी। अर्थात एक से अधिक शुक्राणु भीतर गया तो इस घटना को कहते हैं पॉलीस्पर्मी, और ये पॉलीस्पर्मी को रोकने का काम कौन करती है, फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, निषेचन कला, निषेचन झिल्ली, ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 7 पे पहुंचते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करता है? देखिए विद्यार्थियों, कॉर्पस ल्यूटियम है क्या? तो हम बात करें अंडाशय की, ये अंडाशय है। अंडाशय से अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, इसे कहते हैं ओवुलेशन। अंडाशय से अंडोत्सर्ग की जो क्रिया हुई, अंडोत्सर्ग की क्रिया होने के पश्चात अंडाशय में कुछ रक्त के थक्के, संयोजी उत्तक के टुकड़े, रक्तवाहिनियाँ इत्यादि एक छोटी सी गांठ के रूप में दिखाई देती हैं। इस घटना को कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करती है। बच्चों, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करेगी तो हार्मोन का स्राव करेगी। अब कौन सा हार्मोन स्रावित करते हैं, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय में बनी विशेष प्रकार की ग्रंथि कॉर्पस ल्यूटियम कहलाती है। अब कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, तो जरा देखें। कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन का स्राव किया जाता है। तो सही आंसर हमारा होगा विकल्प संख्या सी में। फिर कई बच्चों के मन में विचार आता है कि सर आपने ए, बी और सी के बारे में बता देते ज़्यादा अच्छा होता। तो जरा देखें, पहला इसमें विकल्प संख्या ए है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जिसे हम लोग बेटा LH कहते हैं। ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, इसलिए ये विकल्प हमारा गलत था। अगला है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन वृषण के द्वारा स्रावित होता है, इसलिए विकल्प गलत है। अगला हमारा जो लास्ट विकल्प था ऑप्शन डी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसे हम लोग FSH कहते हैं। ये भी पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, जबकि हमारे से पूछा क्या गया है कॉर्पस ल्यूटियम, इसलिए सही आंसर आएगा प्रोजेस्टेरोन। प्रश्न संख्या 8 बहुत अच्छा प्रश्न है। साइनोबैक्टीरिया निम्न में से किसके खेतों में उपयोगी जैविक उर्वरक है? ये जैविक उर्वरक मतलब कि ऐसे सजीव जो मृदा की उर्वरकता को बढ़ाकर उत्पादकता को बढ़ा देते हो, वो क्या कहलाते हैं? जैविक उर्वरक कहलाते हैं। अब इसमें आ रहा साइनोबैक्टीरिया। ये जो साइनोबैक्टीरिया आपको दिया गया है, साइनोबैक्टीरिया के रूप में कौन कौन से जैव उर्वरक पाए जाते हैं? तो साइनोबैक्टीरिया के रूप में, अर्थात इसके कोई मेंबर्स होंगे, तो साइनोबैक्टीरिया के रूप में आपने देखा होगा, बहुत फेमस एग्जाम्पल आपने सुना, एनाबिना अजोली। ये एनाबिना अजोली एक साइनोबैक्टीरिया है, एक नील हरित शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिसे बीजीए कहते हैं। ये बीजीए क्या करता है बेटा? ये एनाबिना अजोली एक फर्न होती है, अजोला पिन्नेटा। अजोला पिन्नेटा ये क्या है? एक फर्न है। इस फर्न की पत्तियों में पाई जाती है, और पत्तियों में पाई जाने के साथ साथ ये क्या करती है? ये नाइट्रोजन
स्थिरीकरण का कार्य करती है। क्या काम करती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करेगी। तो ऑब्वियसली है कि मृदा की उर्वरकता बढ़ेगी। अब रही बात, एजोला पिन्नेटा एक जलीय फर्न है, तो वो जलीय आवास में ही पाई जाएगी। जरा गौर करके देखें, इनमें से जलीय आवास कहाँ दिखाई दे रहा है? जलीय आवास आपको धान में दिखाई देता है, अतः चावल में दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि एजोला पिन्नेटा जो कि एक जलीय फर्न है कि पत्तियों में एनाबिना अजोली नामक नील हरित शैवाल, जिसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, पाई जाती है। ये उस आवास में रहते हुए नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है और धान की उत्पादकता के मान को 50% तक बढ़ा देती है। बहुत अच्छा प्रश्न था, आप आगे चलें। अगला प्रश्न है, यदि अमीबा को आसुत जल में रख दिया जाए तो उसकी संकुचनशील रसधानी क्या कार्य करेगी? तो बेटा एक संकुचनशील रसधानी क्या है? संकुचनशील रसधानी को कहते हैं कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल, सीवी। एक ऐसी थैली के समान संरचना जो अमीबा में परासरण नियमन, ऑस्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करने का काम करती है, वो कहलाती है कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल। अब आप देखें, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए सभी आसुत जल क्या है। आसुत जल आपने सुना होगा, एक तो होता है मिनरल वाटर, एक आपने सुना होगा डिस्टिल वाटर। एक होता है खनिज जल जिसे मिनरल वाटर कहते हैं, जो हम पीने में काम में लेते हैं, और एक होता है आसुत जल डिस्टिल वाटर, जिसको अपन लोग बैटरी इत्यादि में डालने में काम में लेते हैं। तो ये जब किसी पात्र में पानी को गर्म किया जाता है, पानी को गर्म करने के बाद जब पानी की भाप बनती है और उस भाप को ठंडा करके एकत्रित कर लिया जाए, तो एकत्रित किया हुआ वह जल आसुत जल कहलाता है, जो 100% शुद्ध होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी अशुद्धि अर्थात किसी भी प्रकार के कोई भी खनिज लवण नहीं पाए जाते। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास कोई पात्र था, इस पात्र में मैंने आसुत जल को भर दिया और इसी पात्र में मैंने किसको रख दिया? इसी पात्र में बच्चों मैंने अमीबा को रख दिया। अमीबा को रख दिया। अमीबा में क्या थी? ये संकुचनशील रसधानी थी। अमीबा के कोशिका द्रव्य की बात करें तो अमीबा के कोशिका द्रव्य में कुछ ना कुछ तो खनिज लवण के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में कुछ ना कुछ विलेय पदार्थ घुले होंगे। अर्थात बाहर कैसा है? बिल्कुल शुद्ध जल है। कैसा है ये? शुद्ध जल है। और भीतर क्या है? भीतर ने क्या है कि कोशिका का कोशिका रस है। क्या ये? जिसे सेल का सेल सैप या साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब आप देखें कि कंसंट्रेशन, जिसे कहते हैं सांद्रता, सांद्रता किधर ज़्यादा है? भीतर की ओर सांद्रता का मान क्या होगा? ज़्यादा। अब आप बात करें इसकी सांद्रता क्या है? इसकी सांद्रता ज़्यादा है। और इसकी सांद्रता क्या है? इसकी सांद्रता कम है। और आपने एक शब्द सुना होगा, सरल विसरण। क्या सुना था? सरल विसरण, जिसे कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल, जल के अणु चलेंगे किधर से किधर? कम से ज्यादा की ओर। किधर से किधर चलेंगे? कम से ज्यादा की ओर। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में आपको पता है कि यहां पर जल किधर से किधर जाएगा? जल जाएगा बाहर से भीतर की ओर। जल किधर जा रहा है? बाहर से भीतर की ओर। जब जल बाहर से भीतर की ओर जाएगा तो अमीबा फूलेगा, और अमीबा फूलेगा तो अमीबा की सतह फट जाएगी। इसलिए ये संकुचनशील रसधानी क्या करती है कि भीतर से अतिरिक्त जल को बाहर निकालने का कार्य करती। देखिए आप बेटा कि प्राकृतिक तौर पर तो जल जा रहा है बाहर से भीतर, और संकुचनशील रसधानी क्या कर रही है? जल को निकाल रही है भीतर से बाहर। तो आप समझदार हैं कि जैसे जल को भीतर से बाहर निकालेंगे, आप एक उदाहरण के तौर पे देखें, हमारे आसपास बाढ़ आ गई, घर में पानी भर गया, धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ रहा है। हमको पता है कि साहब एक समय वो आएगा, घर में बहुत पानी हो जाएगा, हम डूब जाएंगे। तो जैसे जैसे बाहर से पानी आ रहा है तो हम क्या करते हैं? मग्गों से, बाल्टी से पानी को बाहर की तरफ उलीचना शुरू करते हैं। तो आप बताएं, हम पानी को उलीच रहे हैं तो हमारी क्रियाशीलता बढ़ रही घट रही है? बढ़ रही है। उसी तरीके से संकुचनशील रसधानी भीतर से बाहर की ओर जल को फेंकना शुरू कर देती है, अर्थात संकुचनशील रसधानी की क्रियाशीलता बढ़ेगी, अर्थात ये कार्य धीमा करेगी नहीं। इसका सही विकल्प होगा ये कार्य
तेजी के साथ करेगी तो आसुत जल में रखने पर संकुचनशील रसधानी की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, अर्थात वह तेजी से कार्य करने लग जाती है। जहाँ तक है उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है बेटा, निम्न में से कौन सा तत्व नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आप देखें कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करें तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका मॉलिब्डेनम के द्वारा निभाई जाती है, अर्थात मॉलिब्डेनम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम आने वाले नाइट्रोजिनेज नाम के एंजाइम के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता है, इसलिए सही आंसर होगा हमारा बी। आगे चलें, निमेटोड्स में लिंग निर्धारण का सही तरीका है। देखिए बेटा, ये सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण का मतलब है सेक्स डिटर्मिनेशन, किसमें पूछा गया? निमेटोड्स में। ये कहना चाहता है कि नर और मादा की क्या व्यवस्था होती है, तो जरा गौर करके देखें। हम लोग ने यहाँ देखा ये जो ऑप्शन है ये नर के लिए है और ये ऑप्शन किसके लिए है? मादा के लिए। अब जरा चेक करें, इस प्रकार की व्यवस्था सामान्य अवस्था के अंदर अपन को नहीं देखने को मिल रही है। हम जो कहना चाह रहे हैं कि निमेटोड की, तो निमेटोड के अंदर क्या होता है? निमेटोड के अंदर सही आंसर आपको ये दिखाई देगा, जिसमें इस प्रकार की व्यवस्था कहीं होती नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था की बात करें, नर XY और मादा XX हमारे मानव के अंदर देखने को आपको मिल जाता है। हम X0 और XY की बात करें तो इस प्रकार की व्यवस्था भी अपन को सामान्य अवस्था में नहीं देखने को मिलेगी। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आ गया प्रश्न में ऑप्शन संख्या बी। क्वेश्चन संख्या 12 देखें, न्यूक्लियोसाइड्स बने होते हैं। तो देखिए बेटा, आपको याद रखना है, एक कह रहा है न्यूक्लियोसाइड और एक शब्द आता है न्यूक्लियोटाइड। इन दोनों में देखें, एक तो होता है नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनस बेस प्लस शर्करा, ये अगर आपस में मिले हों तो इसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनी क्षारक और ये शर्करा, ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोसाइड। अगर इसके साथ जुड़ जाए फॉस्फेट, तो फॉस्फेट के जुड़ते ही अब ये क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड। अब आप ऐसे समझना, इसमें शब्द क्या दिखाई दे रहा है? साइड, और इसमें क्या दिखाई दे रहा है? टाइड। साइड मीन्स एस से और टाइड मीन्स टी से। आप ऐसे याद रखें, भूले नहीं। साइड एस से और टाइड टी से। एस फॉर सेकेंडरी, टी फॉर टर्सरी। सेकेंडरी का मतलब 2, टर्सरी का मतलब 3। अगर साइड आ रहा है तो 2 घटक होंगे और टाइड आ रहा है तो 3 घटक होंगे। प्रश्न पूछा साइड में, किसमें पूछा गया आपसे? साइड में। तो साइड के अंदर क्या क्या है? नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा। एक शर्करा और एक नाइट्रोजनी क्षारक, ये हमारा विकल्प सही होगा। ठीक है, आगे चलें। अगला है बाईं ओर कुंडलित डीएनए है। देखो बेटा, ये बाईं ओर कुंडलित डीएनए का मतलब क्या है? जरा बात करें। डीएनए आपने देखा था या सुना होगा कि डीएनए 2 प्रति समानांतर एंटी पैरेलल न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बहुलक है। एक श्रृंखला ये है, एक श्रृंखला ये है। इस प्रकार से ये एंटी पैरेलल होते हैं, इस तरीके से मान ले अपन। और इसमें भी क्या होता है? ऐंठ लगी होती है, कुंडलन होता है इस तरीके से। जब कुंडलन होगा तो कुंडलन 2 तरीके, आपने कभी भी ना देखा हो कि वायर को जब अपन लोगों ने क्या है कि ऐंठते हैं तो वायर में क्या करते हैं? 2 तारों को इस तरीके से रखने के बाद हम उसमें ऐंठ या तो ऐसे लगाते हैं या फिर ऐंठ ऐसे लगाते हैं। अगर हम ऐंठ ऐसे लगा रहे हैं अर्थात हम घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं, अगर हम लोग घड़ी की दिशा में ऐसे घूम रहे हैं तो इसे हम लोग कहते हैं राइट हैंडेड, अर्थात इसे कहते हैं हम लोग दक्षिणावर्ती। और अगर घड़ी की दिशा के विरोध में चल रहा हो इस तरीके से तो इसे कहते हैं वामावर्ती। तो इस प्रकार की व्यवस्था डीएनए की बात करें तो ए में, बी में, सी में और डी डीएनए में पाई जाती है, जबकि इस प्रकार की व्यवस्था जेड डीएनए में पाई जाती है। हमसे क्या पूछा उसने? लेफ्ट हैंडेड, बाईं ओर। इधर किधर चल रहे हैं? दाईं ओर।
और इधर किधर चल रहे हैं, बाईं ओर। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, सही आंसर आ जाएगा ZDNA। अगला प्रश्न, राइबोसोम की 40S उप इकाई में होता है। देखिए बेटा, राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम में दो प्रकार के राइबोसोम आपने बहुत फेमसली सुने होंगे। एक सुना था आपने 70S और एक आपने सुना था 80S। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम। 70S 2 सब यूनिट का मिलकर बना होता है, 80S भी 2 सब यूनिट होती हैं, उप इकाइयाँ होती हैं। 70S में 2 उप इकाइयाँ कौन सी होती हैं, 50S और एक होती है 30S। इसमें होती है 60S और इसमें एक होती है 40S। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो 50S है, 50S में क्या क्या है और 60S में क्या क्या है। तो 50S की बात करें तो 50S में 25S और 5S। 30S में क्या होता है, 16S। 60S किसका बना होता है, 28S, 5.8S और 7 में किसका बना होता है बेटा, 7 बना होता है ये 5S का। जबकि 40S किसका बना होता है, ये 18S का मिलके बना होता है। तो मैं कह रहा हूं राइबोसोम की 40S उप इकाई में होता है। तो आप देखिए कि राइबोसोम की 40 उप इकाई ये रही और 40 उप इकाई में क्या है, 18S है। इसलिए सही विकल्प हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। आपके समझ में आ गया सभी के, ये पूरा कंपोजिशन है राइबोसोम का। और ये दोनों इकाइयाँ आपस में मैग्नीशियम के द्वारा जुड़ी होती है, ये भी अपन को याद रखना है। मैग्नीशियम कौन सा होता है, 2+ में। चलें अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 15। पूर्णतः स्फीत कोशिका की विसरण दाब न्यूनता हेतु निम्न में से कौन सत्य है। देखिए बेटा, यहां एक शब्द आ रहा है विसरण दाब न्यूनता, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। क्या होता है विसरण दाब न्यूनता? इस विसरण दाब न्यूनता जिसे मैं कह रहा हूं DPD को मैं कह सकता हूं कोशिका में जल की मांग। क्या कह सकता हूं इसको, जल की मांग। सेल में जल की मांग, इसी को मैं कह सकता हूं यहां पे चूषण दाब। आप समझना मेरी बात। जब कोशिका पूर्ण स्फीत है, स्फीत मतलब फूली हुई है, आप जनरल सी बात करें ऐसे देख सकते हैं, जब मैं कंप्लीट रूप से संतुष्ट हूं, भोज्य पदार्थ मैं पूर्ण रूप से ले चुका हूं, तो मुझे अतिरिक्त भोज्य पदार्थ लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर कोई जबरदस्ती कहेगा भी चला कर कि सर प्लीज़ थोड़ा सा, अपन मना कर देंगे, सर आज बिल्कुल इच्छा नहीं है, अपन आज नहीं कल आपकी बात को रखते हुए अपन आपके इस भोज्य सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन वही बात कहना चाह रहे हैं कि जब कोशिका फूली हुई है और हम कोशिका को जल देने की कोशिश करते हैं तो कोशिका जल को अवशोषित करने की या जल को चूसने की प्रवृत्ति खो देती है। अर्थात कोशिका जब जल को चूसने की प्रवृत्ति खो देती है तो अर्थात चूषण दाब का मान क्या हो जाता है, 0। चूषण दाब का मान 0 हो गया तो इसका मतलब जल की मांग क्या हो गई, 0। और जब जल की मांग 0 हो गई तो DPD का मान भी क्या हो गया, 0। सही विकल्प है विकल्प संख्या A। अगला प्रश्न, यूकैरियोटिक कोशिका में ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र होता है। बेटा देखो, ये TCA जो चक्र आपको दे रखा है, TCA चक्र की बात करें इसे कहते हैं क्रेब्स चक्र। क्या कहते हैं इसको, क्रेब्स चक्र। और क्रेब्स चक्र कहाँ होता है, आप ऐसे देखें, श्वसन में आपने देखा ये माइटोकॉन्ड्रिया, एक लमसम एग्जाम्पल बेस बता रहा हूँ, सॉरी ये कोशिका है, ये कोशिका में क्या है, ये कोशिका में पड़ा हुआ है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। ये था ग्लूकोज। कोशिका के कोशिका चक्र में ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड में। किसमें टूटा, पायरुविक एसिड में। और पायरुविक एसिड बनता है तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने की क्रिया कहलाती है ग्लाइकोलिसिस। क्या कहते हैं इसको, ग्लाइकोलाइसिस। और जब ये पायरुविक एसिड इस कोशिका के कोशिका द्रव्य से निकलकर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो पायरुविक एसिड के इस माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश होने के पश्चात यहाँ एक चक्र चलता है, उसे कहते हैं क्रेब्स चक्र। क्या कहते हैं इसको,
क्रेब्स चक्र। तो आप मुझे बताएं क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न हुआ? तो क्रेब्स चक्र इस मैट्रिक्स में संपन्न हो रहा है। किस में हो रहा है बेटा? मैट्रिक्स में। और ये मैट्रिक्स किसकी है? माइटोकॉन्ड्रिया की है। इसलिए आपको ध्यान रखना है सही विकल्प क्या होगा हमारे पास? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स, अर्थात विकल्प संख्या सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 17 पहुंचे। C4 प्रकाश संश्लेषण का मुख्य एंजाइम है। C4 प्रकाश संश्लेषण, इसका मतलब क्या है? ये कहना चाह रहा है C4 चक्र का मुख्य एंजाइम कौन सा है? तो C4 चक्र की बात करें तो C4 चक्र आपने देखा होगा कि C4 चक्र में CO2 का जो प्रवेश होता है सबसे पहले किसके द्वारा होता है? फास्फोइनोल पाइरूविक एसिड के द्वारा। फास्फोइनोल पाइरूविक एसिड जिसे हम लोग कहते हैं PEP कार्बोक्सिलेज, ये CO2 इस C4 चक्र में PEP कार्बोक्सिलेज की सहायता से अंदर प्रवेश करती है। ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड, 1 कार्बन वाले 3 कार्बन है, ये 1 कार्बन का हमारा है CO2, टोटल मिलकर पहला उत्पाद बनाते हैं OAA। इसे कहते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। तो आपको ये पता चला कि CO2 का सबसे पहले प्रवेश किस में हो रहा है? C4 चक्र में। किसकी सहायता से हो रहा है? PEP के द्वारा होता है। और PEP कहते हैं PEP कार्बोक्सिलेज, क्योंकि CO2 को स्थिरीकृत करता है, कार्बोक्सिलेशन की क्रिया करता है। अब जरा देखें कि कई बार इसको PEP कहते हैं पैप। जरा देख लें विकल्प में कहीं दिखाई दे रहा है क्या? रूबिस्को नहीं, मैलेट डिहाइड्रोजनेज नहीं, एसिटाइल कोएंजाइम फर्स्ट कार्बोक्सिलेज नहीं, पैप कार्बोक्सिलेज यस। हमारा सही आंसर है डी। नेक्स्ट प्रश्न है, जो पौधे कम प्रकाश तीव्रता पर सबसे अच्छी वृद्धि करते हैं उन्हें कहते हैं। देखो बेटा बहुत अच्छा प्रश्न है। कम प्रकाश तीव्रता, जहां पर छाया रहती हो, अंधेरा रहता हो, और छाया जहां रहती है उन पादपों कहते हैं छाया रागी। इसे कहते हैं सियोफाइट। सियोफाइट, छाया रागी पादप या सियोफाइट्स वो पादप होते हैं जो बड़े पादपों के ठीक नीचे उगना पसंद करते हैं, उनके नीचे वृद्धि करना पसंद करते हैं, वो हैं सियोफाइट्स। अब ऑप्शन देखें, हेलियोफाइट्स नहीं, ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सियोफाइट्स ये ऑप्शन सही है, लेकिन एक शब्द आ रहा है ऐच्छिक सियोफाइट। सुनना बेटा, सियोफाइट सही है। देखो हीलियोफाइट तो हमारा गलत है ही। अब हमारे पास ऑप्शन 2 आ रहे हैं बी एंड सी, एक आ रहा है सियोफाइट्स और एक आ रहा है ऐच्छिक सियोफाइट्स। इन दोनों को जरा हम टैली करें तो आपको देखो यहाँ क्या कह रहा है कि जो पौधे कम प्रकाश तीव्रता पर सबसे अच्छी वृद्धि करते हैं। आप जरा गौर करके देखना कि इसने क्या कहा, सबसे अच्छी वृद्धि कर रहे हैं, विकल्प लेकर चल रहे हैं वो, इसलिए आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ऐच्छिक सियोफाइट इसका मोर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन संख्या 19 पे चलें। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। निम्न में से कौन सा एक स्यूडो सीरियल के रूप में माना जाता है? स्यूडो सीरियल्स किसे कहते हैं? स्यूडो सीरियल्स होता है आभासी अनाज है ये। इसके लिए आपने नाम सुना होगा काठा गेहूं। काठा गेहूं, और काठा गेहूं को हम लोग कहते हैं बकवीट। बकवीट, इसे कहते हैं बकवीट। बकवीट इसकी बात करें तो बकवीट जो होता है इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? इसका वानस्पतिक नाम होता है फैगोपाइरम एस्कुलेंटम। तो स्यूडो सीरियल के रूप में फैगोपाइरम एस्कुलेंटम को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओराइजा सेटाइवा किस फैमिली से है? अच्छा, ओराइजा सेटाइवा क्या है? ओराइजा सेटाइवा है धान। क्या है? धान। और धान क्या है? धान है एक प्रकार का अनाज। धान क्या है? अनाज। और जो भी अनाज होते हैं
जो अनाज होते हैं, अनाज सारे के सारे ग्रेमिनी कुल से संबंधित हैं। और ग्रेमिनी कुल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर नहीं दिख रहा, लेकिन आपको यही पता होना चाहिए ग्रेमिनी कुल को पोएसी कुल कहते हैं। तो सही आंसर आएगा हमारे पास पोएसी फैमिली।